जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हिंदी का एग्ज़ाम होगा। तो जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, पेपर कोड HND 201, उसके संबंध में दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि नाभादास कृति अष्टांग का रचना काल क्या है। तो जो नाभादास कृति है वो अष्टांग जो है वो उसका रचना काल क्या है दोस्तों, तो वो है 1603। कितना है दोस्तों, 1603 में नाभादास कृति अष्टांग की रचना काल है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है जो दोस्तों, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है। तो आपको बताना है दोस्तों, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है। तो लल्लू लाल ने। किसने किया दोस्तों, लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, भाषा योग वरिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है। तो भाषा योग वरिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है, 18वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में भाषा योग वरिष्ठ की रचना काल है। अगला क्वेश्चन है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है। तो जो उदयभान चरित है वह रानी केतनी की कहानी का दूसरा नाम है। ठीक है, उदयभान चरित रानी केतनी की कहानी का दूसरा नाम है। इसी क्रम में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निसोकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। तो निसोकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम है सदल मिश्र। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़े हैं, बस आपको हाई स्कूल इंटर में पढ़े ही होंगे, बस उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो आप वीडियो के 1 से 2 बार जब देखेंगे तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो निसोकेतोपाख्यान के रचयिता हैं वह कौन है दोस्तों, तो सदल मिश्र हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में दोस्तों कि हिंदी गद्य का, ठीक है दोस्तों, हिंदी गद्य का सूत्रपात्र कब से माना गया है। तो हिंदी गद्य का जो सूत्रपात्र माना गया है दोस्तों वह 1800 में माना गया है। किसमें माना गया है दोस्तों, 1800 में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो हिंदी कहानी का जो विकास है दोस्तों वह 1900 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, मानना उचित है हिंदी कहानी का जो विकास है 1900। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंदी की मतलब जो किसे पहली कहानी माना जाता है, तो वो है दोस्तों इंदुमती। इंदुमती जो है हमारी वह हिंदी की क्या है, पहली कहानी मानी जाती है। अगला इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंदुमती के लेखक कौन है। तो इंदुमती के जो लेखक है दोस्तों वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इंदुमती जो कहानी थी, हिंदी की प्रथम कहानी, वह पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 11 वर्ष की कहानी के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम है। तो प्रेमचंद के हिंदी की पहली कहानी का जो नाम है वह है पंच परमेश्वर। ठीक है, प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर। ठीक है, प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर, प्रेमचंद पंच परमेश्वर। ठीक है, यानी उनकी सबसे पहली कहानी क्या है, पंच परमेश्वर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी का क्या नाम है। तो उनकी अंतिम कहानी है वो है कफन। ठीक है, उनकी पहली कहानी जो थी वो पंच परमेश्वर थी और अंतिम कहानी क्या है, कफन है। तो एक तरह से याद कर लीजिएगा कि मान लीजिए उनका जो पहला कहानी था परमेश्वर यानी कि भगवान से शुरू हुआ, कफन पे जाके खत्म हुआ, तो उसी तरह पंच परमेश्वर उनकी पहली कहानी हो गई। और अंतिम कहानी क्या होती है, मनुष्य की भी अंतिम कहानी कफन ही होती है। तो उसी तरह प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी थी वो क्या है, कफन है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन। ठीक है, इसी क्रम में जो हमारे अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार का निबंध संकलन है। तो रसज्ञ रंजन किस निबंधकार का निबंध संकलन है, तो वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, अध्यापक पूर्ण सिंह का क्या है, निबंधकार है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। ये देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो कविता क्या है, यह एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इस जो निबंध है उसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। अगला इसी क्रम में क्वेश्चन है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं। तो अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं, तो भावात्मक निबंधकार हैं। ठीक है, जो भावों को भावात्मक निबंधकार है अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है दोस्तों,
अगला हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संकलन में इनमें से कौन सा है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन कौन है। तो आप सबों से पता होगा कि जो चिंतामणि है वो बहुत फेमस इनकी है निबंध। तो इन चारों ऑप्शनों में जो चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र की क्या है, निबंध है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों मनोविकार, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं। तो मनोविकार संबंधी निबंध जो है इसमें से किसने लिखे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में हिंदी का पहला उपन्यास। ठीक है दोस्तों, हिंदी का जो पहला उपन्यास इनमें से कौन माना जाता है। ठीक है, हिंदी में पहला उपन्यासकार कौन माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है लाल श्रीनिवास दास को। किसको माना जाता है दोस्तों, लाल श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे हिंदी का पहला उपन्यास है आप लोगों को पता भी होगा, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा भी है, परीक्षा गुरु है। तो जो हिंदी का पहला उपन्यासकार है वो कौन है, लाल श्रीनिवास। ठीक है दोस्तों, लाल श्रीनिवास दास। और अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों एक अनाज सौ सुनाज नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो एक अनाज सौ सुनाज के उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि एक अनाज सौ उनाज, यह उनकी उपन्यास है। अगला है इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो उपन्यासकार हैं कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो वो हैं जैनेन्द्र कुमार वर्मा जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, जो जैनेन्द्र कुमार वर्मा है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का मूल स्वर क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यास का मूल स्वर है वह है सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। क्या दोस्तों, सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। अगला हमारा क्वेश्चन है जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किसने किया था। तो जो जासूसी उपन्यास है उसका श्री गणेश गोपाल राय गहमरी। ठीक है दोस्तों, गोपाल राय गहमरी ने जासूसी उपन्यास का श्री गणेश किया था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रेमचंद के पहले अर्थात प्रेमचंद जब से उपन्यास लिखे उससे पहले जो उपन्यास लिखे गए हैं उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो उसका मूल उद्देश्य मनोरंजन एवं सुधार था। ठीक है, जितने भी उपन्यास प्रेमचंद के पहले लिखे गए थे उनका उद्देश्य मनोरंजन एवं सुधार था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जो गोदान का प्रकाशन वर्ष है वो कब हुआ था। तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1935 में। ठीक है, प्रेमचंद की यह क्या है, रचना है गोदान। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1935 में हुआ था। ठीक है, और आगे वही क्वेश्चन दिया भी है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि गोदान किसकी उपन्यास है। तो किसकी उपन्यास है दोस्तों, प्रेमचंद की उपन्यास है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन इसी में दिया है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो गोदान जो उनकी रचना है दोस्तों, गोदान उसको हम महाकाव्य, ठीक है, अर्थात उस जो गोदान उनकी उपन्यास है उसको महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है जो प्रेमचंद की है। ठीक है दोस्तों, 1935 में इसे लिखा गया था और यह महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। और यह किसकी उपन्यास है, तो वह प्रेमचंद की उपन्यास है। 3-4 क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएंगे आपकी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कायाकल्प, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, यह तीनों उनकी क्या है, उपन्यास है। जबकि आदर्श हिंदू उनकी उपन्यास नहीं है। ठीक है दोस्तों, आदर्श हिंदू उनकी उपन्यास नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। तो निर्मला में। किसमें मिली है दोस्तों, निर्मला में। अगला हमारा क्वेश्चन है चंद हिस्सों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है। तो पांडे बेचन शर्मा ने। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा ने चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम में लिखा है। तो चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास जो है उसको प्रेमचंद ने हिंदी में किस में लिखा है, तो रंगभूमि से। ठीक है, रंगभूमि नाम से लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस युग का प्रवर्तन किया है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग का क्या किया है, प्रवर्तन किया है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग का प्रदर्शन किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का द्विवेदी जी ने संपादन भार कब संभाला। तो 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार द्विवेदी जी ने संभाला था 1903 में। अगला इसी में क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग कब से
कब तक माना जाता है? तो जो द्विवेदी युग है दोस्तों वह 1900 से 1920 तक माना जाता है द्विवेदी युग। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि माधव प्रसाद मिश्र व अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो वो है द्विवेदी युग के निबंधकार। ठीक है दोस्तों, माधव प्रसाद और अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो द्विवेदी युग के आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि निबंधकार कौन है। तो वह है दोस्तों चंद्रधर्मा सर गुलेरी। ठीक है, जो गुलेरी हैं वो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, माधव प्रसाद मिश्र व अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो आप पीछे भी पढ़े हैं कि माधव प्रसाद मिश्र और अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला इसी में क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं तो गुलेरी है। कौन है दोस्तों? गुलेरी, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। अगला है क्वेश्चन, रसद रंजन किसका निबंध संग्रह है? तो रसद रंजन किसका निबंध संग्रह है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका दोस्तों? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसी क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका निबंध है? तो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका निबंध है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका है दोस्तों? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन इसी में है, द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध को कितने भागों में विभक्त किया है? तो द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कवि कर्तव्य निबंध में पहले भाग का क्या शीर्षक है? तो पहले भाग जो कवि कर्तव्य निबंध है उसके पहले भाग का जो शीर्षक है वह छंद से है। किससे है दोस्तों? छंद से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है, ये हम लोगों ने 10 में भी पढ़ा था और 12वीं में भी पढ़ा था कि छंद की यह परिभाषा है। जैसे मान लीजिए कि जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वह कहलाती है छंद। क्या कहलाती है दोस्तों? छंद कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो कुछ छंदों में कहा जाता है वह क्या कहलाता है? तो पद्य कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी छंद में लिखी जाती है या कहा जाता है वह क्या कहलाता है? पद्य कहलाता है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्विवेदी के अनुसार कवि को किस तरह की भाषा लिखनी चाहिए? तो द्विवेदी के अनुसार कवि को किस तरह की भाषा लिखनी चाहिए? तो ऐसी भाषा लिखनी चाहिए, उन्होंने बताया है कि सहजता से समझने योग्य हो। ठीक है, अर्थात सहजता से कोई भी व्यक्ति समझ सके ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी के अनुसार कविता का प्राण क्या है? द्विवेदी जी के अनुसार कविता का जो प्राण है दोस्तों वो है सौरस्य। क्या है? सौरस्य जो होता है वह कविता का प्राण होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी के अनुसार कविता का विषय कैसा होना चाहिए? तो मनोरंजक और उपदेशाजनक। ठीक है, दोनों होनी चाहिए द्विवेदी जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अंदर शुक्ल जी अनुसार करुणा की नींद कब पड़ जाती है? तो बच्चों के अंदर शुक्ल जी के अनुसार करुणा की नींव कब पड़ जाती है? तो संबंध ज्ञान होने पर। संबंध ज्ञान होने पर बच्चों के अंदर क्या आती है? करुणा की नींव पड़ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, करुणा क्या है? करुणा क्या है दोस्तों? तो मनोविकार है। क्या है दोस्तों? करुणा मनोविकार है। अगला क्वेश्चन है कि करुणा के प्रति के लिए, ठीक है दोस्तों, करुणा के प्राप्ति के लिए पात्र में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुखी की जो है विशेषता होनी चाहिए, तभी आपके अंदर क्या होगा? करुणा आएगा। तो यही बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसके वियोग में दुख होता है? ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसके वियोग में दुख होता है? तो प्रिय के। किसके? प्रिय के वियोग में दुख होता है। ठीक है, अर्थात आपका जब कोई प्रिय रहता है उससे जब आप दूरी होती है या कुछ होता है उससे, तो वहाँ पे क्या होता है? दुख होता है। तो किससे होता है? तो प्रिय के कारण दुख होता है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसे हम प्रेम करते हैं तो उसे आशा रखते हैं कि वह भी प्रेम करे। अर्थात हम जिससे प्रेम करते हैं उससे भी आशा करते हैं कि वह हमसे क्या करे? प्रेम करे। ठीक है, तो करुणा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि करुणा का उल्टा क्या होता है? तो क्रोध होता है। ठीक है, करुणा का उल्टा जो होता है दोस्तों वह क्रोध होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिसकी प्राप्ति करुणा उत्पन्न होती है उसकी उद्योग किया जाता है भलाई का। ठीक है, भलाई का उद्योग किया जाता है कि जिसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रिय के वियोग जनित दुख में अंश रहता है करुणा। क्या रहता है? करुणा का अंश रहता है प्रिय के वियोग में। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि करुणा निबंध में किस शैली का प्रयोग शुक्ल जी ने किया है? तो करुणा निबंध में शुक्ल जी ने विवेचनात्मक और भावात्मक, ठीक है, विवेचनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल ने। इसी क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कविता क्या है? ठीक है, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि कविता क्या है, वह किसकी निबंध लेखन है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह, ठीक है, फेमस जो उनकी है निबंध संग्रह चिंतामणि से अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं अब तक चिंतामणि से। ठीक है, और इनकी सबसे फेमस निबंध संग्रह है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, तो आपको बताना है इनमें से।
तो जो दोस्तों चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है निबंध संग्रह, जबकि यह झरना, कामायनी, आंसू यह सारे क्या है शंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो जो चिंतामणि है दोस्तों, चिंतामणि है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के निबंधकार हैं? तो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के क्या है निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम जो था वह बैजनाथ द्विवेदी था। क्या था दोस्तों? बैजनाथ द्विवेदी। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि मैं संस्कृत को किस देश विशेष या जाति विशेष की मौलिक नहीं मानता। मेरे विचार के सारे संसार के मनुष्यों के एक सामान्य मानव संस्कृति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक हो सकती है। यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो कथन है वह किसका है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला इसी में क्वेश्चन है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? तो अनमोल द्विवेदी। क्या था? अनमोल द्विवेदी हजारी प्रसाद के पिता थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 में कब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 1979 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि अशोक के फूल निबंध की रचना कब हुई थी? तो अशोक के फूल की निबंध की रचना 1948 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य संस्कृति में किसका महत्व बताया है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य संस्कृति में किसका महत्व बताया है? तो अशोक के फूल का, अर्थात जो अशोक का फूल है उसका बहुत बड़ा महत्व बताया है उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कलपता, ठीक है दोस्तों, कलपता 1991 ईस्वी, ठीक है, किसका निबंध संग्रह है? तो आपको बताना है जो कलपता है वह किसका निबंध संग्रह है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध संग्रह है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, अर्थात आप एक तरह से जान सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से श्रेष्ठ निबंधकार थे जो थे हमारे रामचंद्र शुक्ल जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद से दूसरा जो श्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कुटज जो है वह किसका निबंध संग्रह है? तो आपको बताना है जो कुटज है वह किसका निबंध संग्रह है। तो आप लोग जानते भी होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों इतने सारे जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत से बच्चों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है, तो बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी जी की किस संस्कृति के अत्यंत पुजारी माने जाते हैं? तो वह भारतीय, ठीक है दोस्तों, भारतीय जो संस्कृति होती है उसके अत्यंत पुजारी माने जाते हैं द्विवेदी जी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, श्री विद्यानिवास किसकी परंपरा के निबंधकार हैं? तो जो श्री विद्यानिवास किसकी परंपरा के निबंधकार हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चितवन की छाँ नामक निबंध का प्रकाशन कब हुआ? तो जो चितवन की छाँ का प्रकाशन हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? 1953 ईस्वी में। 1953 में चितवन की छाँ नामक निबंध का प्रकाशन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिश्र जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों वह गोरखपुर जनपद में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मिश्र जी का जो जन्म हुआ था वह गोरखपुर जनपद में हुआ था। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो मिश्र जी का जन्म हुआ था गोरखपुर जनपद में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रारंभ किससे होता है? तो उदासी से होता है। किससे होता है दोस्तों? उदासी से होता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, लेखक का पुत्र और मेहमान लड़की के कितने बजे रात तक नहीं वापस घर आए? अर्थात लेखक का पुत्र, मेहमान और लड़की कितने बजे रात तक घर नहीं आए? तो वह 12 बजे रात तक घर नहीं आए थे। 12 बजे के बाद वह लोग घर पे आए। यह जो नाटक हुआ है उसके बारे में यह बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मेरे राम के भीजे मुकुटवा गीत के स्मरण मात्र से लेखक को याद आता है क्या? उसका बचपन। ठीक है, जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस भाव को देखकर लेखक को क्या याद आता है? तो उसका बचपन याद आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि लेखक ने श्री राम की तुलना किससे की है? तो लेखक ने श्री राम की तुलना पुत्र से की है। किससे की है दोस्तों? तो लेखक ने श्री राम की तुलना पुत्र से की है। लेखक के अनुसार, ठीक है दोस्तों, लेखक के अनुसार माता कौशल्या को श्री राम का क्या भीगने की चिंता थी? तो लेखक के अनुसार माता कौशल्या को श्री राम का मुकुट भीजने की चिंता थी। क्या थी? उनकी
जो मुकुट थी उसको भीगने की चिंता थी जो लेखक की माता कौशल्या थी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेखक के घर जो मेहमान लड़की आई थी उसका नाम क्या था। तो जो लेखक के घर मेहमान लड़की आई थी उसका नाम कृष्णा था। क्या था दोस्तों? कृष्णा था। अगला हमारा क्वेश्चन है मेहमान लड़की, ठीक है दोस्तों, मेहमान लड़की ने दरवाज़ा खोलने को कहा तो उसकी अवस्था कैसी थी। तो सहमी हुई अवस्था थी। कैसी थी दोस्तों? सहमी हुई अवस्था थी। जब लेखक मतलब मेहमान लड़की को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो उसकी अवस्था कैसी थी? सहमी हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कैसी निबंध है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है वह कैसा निबंध है। तो व्यक्ति व्यंजक। कैसा है दोस्तों? व्यक्ति व्यंजक निबंध है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में माता कौशल्या किनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो माताओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं दोस्तों मेरे राम मुकुट भीग रहा है निबंध में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ था। तो 1938 में हुआ था कुबेरनाथ राय का जन्म। ठीक है दोस्तों, कुबेरनाथ राय का जन्म 1938 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कुबेरनाथ राय, ठीक है दोस्तों, कुबेरनाथ राय का पहला निबंध है तो वह है प्रिया नीलकंठी। किससे? प्रिया नीलकंठी जो है वह कुबेरनाथ राय का पहला निबंध है। ठीक है दोस्तों, उसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है प्रिया नीलकंठी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो प्रिया नीलकंठी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1969 में। ठीक है दोस्तों, कब मिला है? 1969 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निषाद बांसुरी, ठीक है दोस्तों, निषाद बांसुरी 1973 ईस्वी किसका निबंध। तो 1973 में जो निषाद बांसुरी है वह किसका निबंध है। तो कुबेरनाथ राय का। किसका है दोस्तों? कुबेरनाथ राय का निषाद बांसुरी निबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुबेरनाथ राय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। आपको बताना है कि जो कुबेरनाथ राय का जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो गाजीपुर में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? गाजीपुर में कुबेरनाथ राय का उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो ये थे हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे दोस्तों जो हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लेकर आए थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो में कोई भी त्रुटियाँ हुई होंगी तो क्षमा कीजिएगा और उसमें अगले वीडियो में सुधारने के प्रयास करूँगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।